हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, स्टार्ट करते। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो एचडीबी फाइनेंशियल, कल के दिन इनके नंबर आए थे। नंबर्स को हम लोगों ने स्टडी भी किया था। प्रॉफिट भी ठीक था, नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन, देन थोड़ा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि असेट क्वालिटी में एक जगह पे थोड़ा बहुत वीकनेस नज़र आया था। बाकी अगर पूरी जगह पे अगर हम चीज़ों को चेक करें इंक्लूडिंग डिविडेंड, बढ़िया ही परफॉर्मेंस था। बट हमारे बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। मार्केट के रिएक्शन की बात करें, आज के दिन बहुत अच्छा 11% तक स्टॉक ऊपर चला गया था। फिर वो नेट ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है। फिर वो मतलब हम कह सकते हैं नेट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। ज़रूर इस प्रकार की चीज़ों को आपने नोट करके यहाँ पे चलना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो एचडीएफसी ग्रुप से रिलेटेड ही एक और कंपनी के नंबर आज के दिन देखने को मिले, जो है एचडीएफसी एएमसी। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये काम करने वाली कंपनी है। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के नंबर हम लोगों ने देखे थे, ठीक ठाक थे, इतना कोई सुपर डुपर नहीं थे। लेट्स सी एचडीएफसी एएमसी के नंबर कैसे रहे। मार्च में 901 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि इस मार्च में 1050 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। वहीं पे दिसंबर की अगर बात कर ले, 1074 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो ईयरली ठीक है, बट क्वार्टरली गिरावट नजर आ रही है रेवेन्यू में। एंड वहीं पे सब कुछ एडजस्टमेंट कट कुट करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट आता है 639 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में 623 करोड़ देखने को मिला है। मतलब ईयरली डाउनफॉल है, और क्वार्टरली तो बहुत ही मैसिव डाउनफॉल है, 770 करोड़ से 623 करोड़। क्वार्टरली ईयरली दोनों में हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गिरावट है। ईपीएस भी आपको इजीली बता देगा, 17-18 का ईपीएस 14.5 के रेंज में आ गया। और एक साल पहले भी ऑलमोस्ट 15 के करीब का ईपीएस, ये भी 14.5 के रेंज में यहाँ पे आया है। एचडीएफसी एएमसी की अगर बात कर ले, क्वार्टरली ईयरली हम लोग को वीकनेस इस वक्त जरूर देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो वेदांता अदानी। यस, वेदांता अदानी के बीच में टग ऑफ वॉर यहाँ पे चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? जेएएल को लेकर। जेएएल मतलब जेपी एसोसिएट की अगर हम लोग बात कर ले, इसको लेकर खिंचम खिंचाई चल रही है। वैसे तो देखा गया तो अदानी ऑलरेडी जेएएल के डील को जीत चुका है, बट वेदांता ने इस मामले में कोर्ट में वो जाते हुए देखने को मिल गए। देन कोर्ट का भी एक फैसला आया था कि अदानी के पक्ष में ही वो फैसला देखने को मिल रहा था। बट अगेन वेदांता अलग अलग नुस्खे यहाँ पे अपना रहा है। अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हैं, वेदांता ने अगेन चैलेंज किया है जेएएल प्लान, मतलब अदानी से रिलेटेड। अब इन्होंने कंसर्न रेज किए है सीओसी के स्कोरिंग प्रोसेस को। सीओसी मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन होते हैं? जिन्होंने लोन देके रहता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही रहते हैं, खास करके आप कह सकते हो बैंक्स। यहाँ पे बैंक्स ने जिस प्रकार से स्कोरिंग प्रोसेस किया है, वहाँ पे फ्लॉज है, ऐसा वेदांता का मानना है। और इस चीज़ को लेकर अब वापस वो हम लोग को लीगल बैटल लड़ते हुए देखने को मिलने वाले। लेट्स सी अब इस चीज़ का क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। देन वेदांता की बात करें तो आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले एक बहुत ही दुखद घटना हम लोग को देखने को मिली थी। बहुत बड़ा मैसिव एक्सीडेंट देखने को मिला था। एंड उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अब डेथ टोल 20 तक जाते हुए देखने को मिला है। काफ़ी लोग इंजर्ड भी थे। एंड छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, उन्होंने अब बड़ी इंक्वायरी का ऑर्डर भी यहाँ पे पास कर दिया। ये तो होगा ही, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड, एचएएल। एचएएल से रिलेटेड एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि जीई एरोस्पेस की बात कर ले, जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें, इनके साथ एचएएल का ऑलरेडी टाई अप है। एचएएल क्या करता है? प्लेन बनाता है, बस उस प्लेन का जो हार्ट है, इंजन, वो कौन बनाता है? जीई, वही तो बनाकर उनको यहाँ पे भेजते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे बताया दोस्तों, जीई एंड एचएएल दोनों मिलाकर को प्रोड्यूस करने वाले F414 इंजन इन इंडिया, मतलब फ्यूचर के जो भी इंजन यहाँ पे रहेंगे वो भारत में बनते हुए देखने को मिलेंगे। एचएएल के साथ साथ जीई, ये दोनों मिलाकर ये काम यहाँ पे करने वाले हैं। नो डाउट एचएएल विमान, जैसे मैंने कहा, वो विमान बनाने में एक्सपर्ट है और इंजन बनाने में ये कंपनी एक्सपर्ट है। अगर आपको इंजन ही प्रोड्यूस अगर करना है, तो एक एक्सपर्ट आपको उसी के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। एंड उसी से रिलेटेड फिलहाल तो हम लोग को काम यहाँ पे एचएएल करते हुए देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो वारी रिन्यूएबल, ठीक है। वारी एनर्जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रिन्यूएबल की बात कर रहा हूँ। इनके Q4 के नंबर अभी हम लोगों को देखने को मिल चुके हैं। नंबर्स की अगर बात कर ले, मार्च, दिसंबर, मार्च का सीक्वेंस है। सबसे पहले टॉप लाइन टोटल इनकम आप देख सकते हो, 1,10,000 का टोटल इनकम है। आप चाहो तो 110 कह दो। यहाँ पे कितना था? 3 महीने पहले 85 और एक साल पहले था 48। तो आप देख सकते हैं 48 110, 85 110, मतलब टॉप लाइन इनकम, जहाँ पे कोई अदर इनकम का बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है। हर क्वार्टर में अदर इनकम तो है, बट सिमिलर वे में है। क्वार्टरली ईयरली अच्छा जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है इनकम के हिसाब से बात करते। बट इनकम देख के काम चलता है क्या? नहीं। खर्चा कितना किया वो भी तो देखने वाली बात रहती है। तो खर्चे की अगर बात कर ले, 90 का खर्चा है, देन ऑलमोस्ट 69 का खर्चा, और यहाँ पे 35 का खर्चा है। तो चलिए इनकम से
खर्चे को हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। सो बिना किसी एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस, चलो टैक्स भी माइनस करके फाइनल प्रॉफिट की ओर ही बढ़ लेते हैं। सो टाइम भी यहाँ पे बच जाएगा। सो फाइनल प्रॉफिट किधर चला गया, इधर मैं वापस पीछे आता हूँ, ये रहा फाइनल प्रॉफिट। तो कितना है भाई, 15,570, ये फाइनल प्रॉफिट मतलब 15 के रेंज में है। देन ये था 12,000 और ये 9,000 के आसपास, मतलब 9.3, 15 हो गया, 12, 15 हो गया। सो सेम चीज़ जो टॉप लाइन हम लोगों ने देखी थी, बॉटम लाइन भी उसी दिशा में है, मतलब क्वार्टरली ईयरली दोनों में जंप देखने को मिले। और वही चीज़ हमें ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ईपीएस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 14.96, अप्रॉक्सीमेटली 15 का ईपीएस है, जो इसके पहले 11.5 के आसपास का ईपीएस था और उसके पहले 9 का ईपीएस। तो 9 का ईपीएस 15 हो गया, 11.5 का ईपीएस 15 हो गया। तो पॉइंट वही है दोस्तों, जो कंपनी का रेवेन्यू था वही कंपनी का एनपीएटी भी देखने को मिला और वही कंपनी का ईपीएस देखने को मिल गया। क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली दोनों में हम लोग को इजाफा ही देखने को यहाँ पे मिला है। सो हर पैरामीटर पे और हम कह सकते हैं वारी रिन्यूएबल ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया। लेट्स सी बाजार इन नंबर्स को लेकर क्या रिएक्शन यहाँ पे दिखाता है। देन दोस्तों आ जाते हैं टाटा पावर की ओर। सर टाटा पावर का स्टॉक क्यों भाग रहा है, तो दोस्तों अकेला टाटा पावर नहीं भाग रहा है, बहुत सारे पावर वाली कंपनियां अच्छा भाग रही है, जैसे कि अदानी पावर भी आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। छोटे मोटे करेक्शन होते रहते हैं, बट हम सभी लोगों को पता है पावर की डिमांड लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते पावर वाली कंपनियां ऐसे माहौल में एंड थोड़ा सा मार्केट का भी टच मांगता है, तो इसी चीज़ के चलते अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल टीएमपीवी, ठीक है, अभी आपको पता है पहले टाटा मोटर एक ही था, फिर पैसेंजर अलग हो गया, कमर्शियल अलग हो गया। सो पैसेंजर व्हीकल की बात करें उसमें सबसे बड़ा हार्ट क्या है, जैगवार, JLR, जैगवार एंड लैंड रोवर। सो Q4 के जो इनके सेल्स है इसमें सिक्वेंशियली रिकवर हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था, आपको पता ही है, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया था। सो उसके बाद हम कह सकते हैं Q4 सेल्स में JLR से रिलेटेड थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी गाड़ी अब जाके कुछ पटरी पे आ रही है, ठीक है, वरना JLR की अगर बात कर ले, उसने तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की तो धज्जियाँ उड़ाई थी। पहले तो उन्होंने वो कौन सा वो टाइप 00 या 01 ऐसा कुछ तो गाड़ी निकाला था, वो तो पूरी बैंड ही बजा दी। एंड ऊपर से साइबर अटैक हो गया, प्रोडक्शन यहाँ पे बंद करना पड़ा। देन उसके बाद वॉर के चलते भी हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ पे बढ़े थे, सो वहाँ पे भी प्रोडक्शन हॉल्ट करना पड़ा था। सो बहुत ही टफ टाइम से ऑटो इंडस्ट्री गुजरते हुए देखने को मिल रही थी। उसमें से टाटा मोटर का तो अपना ही अलग सा दिक्कत, जैसे अभी बताया आपको कि नया गाड़ी लाया था वहाँ पे दिक्कत, एंड साइबर अटैक भी यहाँ पे हुआ था। तो अब जाके थोड़ा कमबैक वो करते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब बिजनेस लेवल की मैं कमबैक की बात कर रहा हूँ। अब वो सारी चीज़ें नॉर्मल होके नंबर वाइज कब कमबैक करेंगे वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। देन अगर बात करें आज के दिन विप्रो के ऊपर फोकस था। फोकस क्यों, क्योंकि कंपनी के Q4 के नंबर थे, वो तो था ही, बट कंपनी ने बोला था नंबर के साथ साथ हम बायबैक देंगे कि नहीं उसके ऊपर विचार करेंगे। सो विप्रो की अगर बात कर ले, सबसे पहले नंबर आप देख सकते हो, टॉप लाइन 22,500, 24,200 हो गया। 3 महीने पहले 23,500 था, ये 24,200 हो गया। चलो ठीक है, क्वार्टरली ईयरली जंप है। एंड फाइनल प्रॉफिट की बात करें 3,500 का रेंज था, ये भी 3,500 ही है। 88 का हम यहाँ पे कह सकते हैं 3588, 3522 हो गया, थोड़ा सा हल्का सा हम डाउनफॉल कह सकते हैं। एंड यहाँ पे क्वार्टरली ठीक है, 3145 करोड़ से 3522 होते हुए देखने को मिला है। सो ईपीएस आप देख सकते हो 3.41 से 3.34 देखने को मिला, डाउन है। 2.97 से 3.34 है, थोड़ा सा अप है। सो नंबर दिखाने के बाद विप्रो का एडीआर आपको बताइए अमेरिकन मार्केट में है, तो वहाँ पे तो 4.5 पौने 5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऐसा क्यों, क्योंकि विप्रो ने एक पॉइंट सामने रखा है कि अगले क्वार्टर में, जिसको हम Q1 कहेंगे, मार्जिन इम्पैक्ट होंगे बिकॉज वेज हाइक के चलते एंड वीक ग्रोथ आउटलुक के चलते। Q1 से मतलब विप्रो ने पहले ही बोल दिया कि Q1 से हमारे नंबर से इतना कुछ खास उम्मीद मत रखना, ठीक है। तो इस कमेंट्री के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक दबाव हम लोग को देखने को मिला है। रही बात यहाँ पे बायबैक की, तो क्या बायबैक दिया है, तो यस दोस्तों विप्रो ने यहाँ पे अनाउंस किया है 15,000 करोड़ का बायबैक। सो ये जो बायबैक है उसका प्राइस कितना है, 250 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। अब कितना चल रहा है, क्लोजिंग प्राइस आज के दिन है 210, 250 का बायबैक मतलब अप्रॉक्सीमेटली 19% का प्रीमियम। एंड बायबैक का टाइप क्या है दोस्तों, तो टाइप तो आपको बताइए फिलहाल तो टेंडर ऑफर ही वो कर सकते हैं, क्योंकि ओपन वाला चीज़ तो बीच में सेबी ने हटाया था। अब वापस ओपन ऑफर लाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी अगर किसी को बायबैक लाना है तो टेंडर के ही थ्रू लाना पड़ेगा। सो टेंडर के चलते ही ये बायबैक हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। FIs डेज एक्टिविटीज़ की बात करें दोस्तों, तो अगेन FIs ने यहाँ पे थोड़ा बहुत माल खरीदा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 300-400 करोड़ कुछ भी नहीं। बिकवाली करते वक्त तो ऐसा कर देते हैं कि लिटरली मतलब पूछो ही मत। बट चलिए फिर भी यार, मतलब
बोलते हैं ना कि खराब माहौल में कुछ तो अच्छा पकड़ ले, तो यही एक अच्छी बात यहाँ पे पकड़ लेंगे। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई मिडल ईस्ट को लेकर क्या आउटकम निकल कर आएगा, कोई बातचीत होगी, चीज़ें यहाँ पे रुकेगी। अगर वापस कुछ मतलब बोलते हैं ना हालत अगर खराब हो गई तो वापस ये अपने पुराने मोड में आ जाएंगे, माइनस माइनस वाला। तो ये सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। रही बात आखिरी सुजलॉन की, तो सुजलॉन से रिलेटेड मैंने कल या परसों ही आपको बताया था कि स्टॉक भागा था 6%। क्यों? क्योंकि एफआईज एंड म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है Q4 में। तो यस, किसी ने तो यहाँ पे अगेन यही चीज़ यहाँ पे पूछी है सर, हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा। तो चले एफआईज ने तो स्टेक बढ़ाया है 23.73 से 23.85 आया है, बट म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया वो मतलब कैसे? डीआईएस की अगर बात करें 9.23 से 9.18 हुआ, तो डीआईएस का तो स्टेक कम हुआ है, तो म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया। ये जो बातें यहाँ पे बताई जा रही है ये कैसे मतलब? तो दोस्तों अगेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं आते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में म्यूचुअल फंड एक पार्ट हो गया, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी होती है, पेंशन फंड भी होता है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एआईएफ होते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ईटीएफ की भी अगर बात करें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ये डीआईज में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड इसका बिग पिलर है, आप ऐसा जरूर कह सकते हो, बट बाकी भी यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर को खरीदते बेचते हैं। सो नेट इम्पैक्ट जो आप देख रहे हो वो डीआईएस का यहाँ पे देख रहे हो, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड भी है। अगर आप इंडिविजुअली चेक करने जाओगे तो यस, वहाँ पे आपको नजर आएगा कि म्यूचुअल फंड ने वहाँ पे स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।